हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज वैभव बंसल। कल मैंने एक क्वेश्चन अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाला था। नवंबर 23 का एग्जाम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी जस्ट रिसेंटली हमने डीटी एग्जामिनेशन सीरीज में हमने मैट और एएमटी टॉपिक को कंप्लीट किया था, तो मैंने उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन नवंबर 23 में आया था वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाला था और कई बच्चों ने इसके आंसर दिए। और पूरा सही सॉल्व करने के बाद बस एक जगह पर उनसे कुछ गलती हुई, वही एक ट्रिकी पॉइंट था जिसको आप लोगों को याद रखना था। सिर्फ वही एक गलती बच्चे कर रहे हैं, बाकी सब चीज वो परफेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। सो मैं आज इस क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन को प्रॉपर मैं सॉल्व करवाने वाला हूं और आप लोगों को वो गलती भी बताने वाला हूं कि कहाँ एक प्रॉपर गलती हो रही है जिसको आपको अच्छे से ध्यान रखकर चलना है। आपको अगर आपने ये नोट्स अगर नहीं है आपके पास, तो इसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपने मैट और एएमटी का नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक दोनों ही टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं। ठीक। तो मैं साथ में क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के साथ साथ मैं आपको एक बार पुराना भी रिवाइज करवाता जाऊंगा जो हमने पढ़ा था अपने लेक्चर में। साथ में मैं कुछ बोर्ड नोट्स की भी बात करूंगा। जो हमने बोर्ड नोट्स बनाए थे उसमें भी मैंने आपको कुछ चीजों पे एम्फेसिस दिया था, वो चीजें भी आपको यहाँ पर रिकॉल होनी चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू? तो आज की वीडियो में हम ये नवंबर 23 का ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ एक एडजस्टमेंट है जो थोड़ी सी ट्रिकी है, उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सो चलिए शुरू करते हैं आराम से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एग्रो फूड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी कंपनी है यानी कि इसके ऊपर मैट लगने वाला है, एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। इट हैज बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग इन वाइड रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स इन इंडिया। किसी काम का ये क्या, ये पैराग्राफ किसी काम का नहीं है। ठीक। द कंपनी हैज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यही चाहिए होता है। एंड सच प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 शोज एज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 89 lakhs। ये हमारे को बुक प्रॉफिट मिल गया एज पर बुक्स, जो हम बेस बनाते थे। ठीक। ये तो हमने बेस बना लिया, चलो आ जाओ इसको हम साइड में ही साथ के साथ सॉल्व करते जाएंगे। हमने ये बेस बना लिया 89 लाख रुपीज। ठीक। आ जाओ आगे पढ़ो। द अबव नेट प्रॉफिट वाज अराइव्ड एट इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स बिजनेस एक्टिविटीज आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग अमाउंट्स अंडर डिफरेंट हेड्स। डेबिट साइड में देखो क्या क्या हुआ पीएनएल में। अब याद करते जाना। एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। क्या 10AA लिस्ट में आता है? जो मैंने डेबिट्स और क्रेडिट्स की बात करी थी, मैं आपको दिखाऊं। जब मैं इसकी बात कर रहा था, सेक्शन 10 11 12 पॉइंट नंबर 3 की जब मैं बात कर रहा था, इसको मैं साफ कर दूं एक सेकंड। जब मैं इसके पॉइंट नंबर 10 11 12 पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा था, इसमें पॉइंट जो एग्जाम्प्ट सेक्शन एग्जाम्प्ट इनकम है अंडर सेक्शन 10 11 12, मैंने इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखवाया था कि इनकम कवर्ड अंडर सेक्शन 10AA और चैप्टर 6 से शेल नॉट बी रिड्यूस्ड, क्योंकि यहां पर मैंने उधर भी एम्फोसिस दिया था। 10 11 12 है, सेक्शन 10AA एक अदर सेक्शन है। तो इसका मतलब क्या है, ये लिखा ही नहीं है। और अगर कुछ भी चीज 115 जेबी में अगर कोई चीज लिखी नहीं है तो आपको उसको क्या करके चलना है, इग्नोर करके चलना है। क्यों इग्नोर करके चलना है? क्योंकि बुक प्रॉफिट का मीनिंग कैसा दिया है 115 जेबी ने? बुक प्रॉफिट का मीनिंग एग्जॉस्टिव वे में दिया है, ये मैंने आपको समझाया था। एग्जॉस्टिव वे में दिया है यानी कि जो लिखा है वही मानना है, जो नहीं लिखा उसको इग्नोर करके चलना है। इज दिस क्लियर टू यू? ये मैंने सारी चीजें एक एक चीज आपको लेक्चर में समझाई है और एक एक चीज वही है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला इसमें। तो इसको क्या करना है, मुझे इग्नोर करना है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। ठीक। अब देखिए, डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो मैंने ये बताया था डेप्रिसिएशन जो इस साल हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट है, उसको हमारे को क्या करना पड़ता है, एड बैक करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? देखो मैंने एक क्वेश्चन में भी करवाया था। हमारे देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट कितना था, 22.5 करोड़ का हमारा डेप्रिसिएशन क्या था, डेबिट था। तो हमने देखो उसको ऐड क्या किया था, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हमने उसमें मैट कैलकुलेशन में ऐड किया था। याद करो। और यही मैट के देखो नोट्स में भी लिखा था, एडिशन में क्या लिखा था, डेप्रिसिएशन इन टोटलिटी एज डेबिटेड इन द पीएनएल अकाउंट। जितना भी पीएनएल अकाउंट में डेबिट है उतना पूरा का पूरा आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो चलो, अगर क्वेश्चन कह रहा है ऐड करना, तो चलो 34 लैक्स हम इसमें कर देते हैं ऐड। अब देखो इंटरेस्ट
to financial institutions as an NBFC not paid up to the date of filing of return. ओके, इसके बारे में 115 जीबी कुछ कहता है क्या? कहीं भी प्लस में भी कुछ नहीं कहता, नेगेटिव में भी कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, तो जस्ट इग्नोर करेंगे हम इसे। ठीक, आ जाओ। फिर कहता है पेनल्टी फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ। पेनल्टी की बात करो, पेनल्टी के बारे में कुछ कहता है क्या? नहीं कहता। पेनल्टी के बारे में किसी भी तरीके की कोई बात 115 जीबी नहीं करता, ना प्लस में करता ना माइनस में करता, तो इसको भी क्या करके चलोगे आप लोग? इग्नोर करोगे। नाउ प्रपोज्ड डिविडेंड, मैंने कहा था डिविडेंड किसी भी नाम से हो, मेन ऑब्जेक्टिव ही ये था कि वो लोग क्या करते थे? प्रॉफिट ज्यादा दिखा के डिविडेंड ज्यादा दे देते थे। तो इसलिए सरकार ने कहा डिविडेंड चाहे पेड हो, प्रपोज्ड हो, किसी भी नाम से हो, उसको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐड करना पड़ेगा। ये वाली बातें याद आ रही होंगी। मैंने सब एक एक चीज आप लोगों को समझाई है, विद लॉजिक समझाई है कि ये चीज ऐड क्यों हुआ है और ये चीज सब्ट्रैक्ट क्यों हुई है। देखो यहाँ पर अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड और प्रपोज्ड वेदर रिलेट्स टू इक्विटी प्रेफरेंस, किसी भी नाम से बोलो, अगर डिविडेंड पेड है, प्रपोज्ड है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको ऐड करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको याद आनी चाहिए, रिकॉल होनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही हमने इसको कंप्लीट किया है। इज दिस क्लियर टू यू? क्लियर। नाउ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, पहला ही पॉइंट था इनकम टैक्स का, तो किसी भी नाम से लिख दो, पेड, पेबल, प्रोविजन, किसी भी नाम से लिख दो इनकम टैक्स का था, उसको सरचार्ज हो, उसका सेस हो, सब कुछ क्या हो जाएगा? एड बैक हो जाएगा। इसका भी रीजन दिया था, क्या दिया था? कि आपको इनकम टैक्स ही तो कैलकुलेट करना है, मैट की ही तो प्रोविजन से इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, और अभी आप इनकम टैक्स ही डेबिट कर रखे हो, तो उसको पहले हटाओ, उसके बाद इनकम टैक्स निकलेगा। तो इसको भी हटाना है, यानी कि 2.75 ऑलरेडी डेबिट हो रखा है, तो इसको हटाने के लिए 2.75 को ऐड कर देंगे। इतनी बात क्लियर? नाउ आ जाओ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर मैंने बताया था, अमाउंट ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, एनी अमाउंट ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, वो क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे। इसका भी रीजन दिया था, क्या रीजन दिया था? इसका रीजन दिया था मैंने कि ऐसे तो कंपनीज क्या करेंगी? अपना प्रॉफिट कम शो करेंगी, सारा का सारा बैलेंस अमाउंट कहाँ डाल देंगी? रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगी, और पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट दिखाएंगी बिल्कुल कम, जिससे सरकार को होगा टैक्स रेवेन्यू का लॉस। तो इसलिए मैंने बताया था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्या होता है? हर बार ऐड होता है। सिर्फ जनरल रिजर्व ही नहीं, अगर कोई इसका स्टेट्यूटरी रिजर्व का नाम दे रखा होता है, या फिर आरबीआई की कंडीशंस के हिसाब से किसी भी कैसा भी रिजर्व का नाम दिया होता है, जिसको आप ट्रांसफर टू जनरल किसी भी रिजर्व में कर रहे हो इस साल, वो क्या हो जाता है? ऐड होता है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ये सब पढ़ा है, देखो आ जाओ, ये मैंने यहाँ पढ़ाया था, देखो अमाउंट ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, क्या बोल रहा था? अमाउंट ट्रांसफर टू एनी रिजर्व वेदर जनरल स्टैट्यूटरी मेड एज पर द डायरेक्शंस ऑफ आरबीआई, कुछ भी हो वो सब क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? अभी सिर्फ प्रोविजंस पे चल रहे हैं, और आपको आई थिंक रिकॉल हो रहा होगा वो सारी स्टोरीज जो मैंने आपको समझाई थी, सारे सरकार की स्टोरीज से जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था, आई होप वो सब आपको रिकॉल हो रहा हो। तो ये 5 लाख रुपीज आप यहाँ पर भी ऐड करके चलेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू 80IA अंडरटेकिंग। क्या 80IA के बारे में ये लोग कुछ बात करते हैं क्या? 115 जीबी कुछ बात करता है क्या? नहीं बात करता ना, नहीं बात करता तो इग्नोर करो। पूरे 115 जीबी में आपको ये 80IA नहीं मिलने वाला। एएमटी में मिलता है, एएमटी में 80IA वगैरह की डिडक्शन देखते हैं, पर ये तो क्या है? डोमेस्टिक कंपनी है, और एएमटी तो कंपनी के अलावा लोगों पर लगती है। और देखो क्वेश्चन ने नीचे पूछा भी क्या है? क्वेश्चन ने पूछा यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट द बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट तो मैट में ही आता है, एएमटी में तो एडजस्टेड टोटल इनकम आती है ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 115 जीबी, यानी कि मैट का सेक्शन है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर द ईयर 23-24। और फिर नीचे लिख दिया ऑल्सो कंप्यूट द मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स एप्लीकेबल ऑन बुक प्रॉफिट कैलकुलेटेड एज पर द सेक्शन 115 जीबी एज एप्लीकेबल टू बुक प्रॉफिट। और इग्नोर क्या करना है आपको? नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स लायबिलिटी इग्नोर करनी है, सिर्फ और सिर्फ मैट कैलकुलेट करके देना है, नॉर्मल प्रोविजन से कैलकुलेट करके, देन उन दोनों को कंपेयर करके विच एवर इज हायर पे नहीं करवाना है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? क्लियर। तो हमारे एडिशन के सारे पॉइंट क्लियर हो गए, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी, सबने एकदम बढ़िया इसको सॉल्व किया था। एडिशंस में किसी ने कोई गलती नहीं करी। गलती हुई है यहाँ क्रेडिट्स में। देखो क्रेडिट्स में एक ही जगह पर गलती हुई है, पर अभी हम उसको समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो क्रेडिट्स में क्या क्या हुआ है। अमाउंट, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व क्रिएटेड ड्यूरिंग 1920। आ जाओ पहले बोर्ड नोट्स पे आ जाओ। मैंने ये बोर्ड नोट्स में आपको कहीं करवाया है, हाँ ये रहा। देखो पॉइंट नंबर 1 ऑफ लेस मैंने करवाया था, मैंने क्या कहा था?
प्रीवियस ईयर 23-24 में अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम हुआ जनरल रिजर्व में, जो पहले किसी साल में क्या हुआ था जनरल रिजर्व में डाला था। तब मैंने देखो इसमें जब कैलकुलेशन करवाई थी तो मैंने इसमें बताया था ये लेस जो हो रहा है ना, वो लेस कब होगा, ओनली अवेलेबल इफ दिस 20 लाख इज एडेड टू द ईयर ऑफ क्रिएशन। मैंने ये बात देखो कितना क्लियरली लिखवाई है, जब ये होगा ये तभी माइनस होगा जब ये ऑलरेडी, यानी कि ये यहां पर ये ऑलरेडी ऐड हो चुका हो, पहले उसने क्या किया हो, नेट प्रॉफिट बुक प्रॉफिट को उसने क्या कर दिया हो, पहले इंक्रीज किया हो, तभी यहां पर लेस होगा। मैंने ये बताया था यहां पर भी 20 लाख का ले लिया, यहां पर भी 20 लाख का ले लिया, यानी कि डबल टैक्सेशन हो रहा था, तो यहाँ पर इसको रिलीफ दी गई है। मैंने बताया था यहाँ स्पेसिफिकली देखो लिखा भी है, ओनली अवेलेबल जब ये 20 लाख रुपए ऐड किए गए हो इन द ईयर ऑफ क्रिएशन। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे बोल रहा है प्रॉफिट वॉज नॉट इंक्रीज्ड। क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉट इंक्रीज, पहले प्रॉफिट नहीं बढ़ा। तो जब पहले प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो आज क्या उसकी डिडक्शन दे सकते हैं क्या हम, नहीं दे सकते ना, तो इग्नोर करो चलो। अगर प्रॉफिट बढ़ा होता पहले तो आज मैं इसको माइनस कर देता, पर अगर पहले प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो इसको इग्नोर करके चलना पड़ेगा। ये ऑलरेडी प्रॉफिट अगर क्रेडिट में जुड़ा हुआ है तो इसे जुड़े रहने दो। इज दिस क्लियर टू यू ऑल, क्लियर, आ जाओ। Profit from industrial undertaking covered and qualified for deduction under section 10AA of the income tax act। मैंने अभी बताया ऊपर इसकी एक्सपेंडिचर भी तो हमने इग्नोर करी है, तो अगर एक्सपेंडिचर इग्नोर किया तो इनकम भी इग्नोर ही होगी। दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे ना, अगर एक्सपेंडिचर इग्नोर हो रहा है तो इनकम भी इग्नोर होगी, इनकम इग्नोर हो रहा है तो एक्सपेंडिचर भी इग्नोर होगा, तो ये भी इग्नोर होकर चलेगा क्योंकि 10AA 10 11 और 12 की एग्जाम्पशंस में नहीं आता। इज दिस क्लियर, आ जाओ। अभी हमने ऊपर देखा एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू 80 आई है, अब एक्सपेंडिचर किया तो उससे इनकम भी करी होगी, तो प्रॉफिट्स अंडर सेक्शन 80 आई है मिला। ऊपर एक्सपेंडिचर मैंने इग्नोर किया तो नीचे मैं इसको भी इग्नोर करके चलूंगा, प्रॉफिट्स भी मेरे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे इग्नोर हो जाएंगे क्योंकि सेक्शन 115 जेपी इन सब की बात ही नहीं करता। आ जाओ अब देखो पॉइंट नंबर 4, डेफर्ड टैक्स क्रेडिट। डेफर्ड टैक्स क्रेडिट मैंने क्या बताया था, अगर डेफर्ड टैक्स डेबिट है तो उसको क्या कर दो, ऐड कर दो, और डेफर्ड टैक्स क्रेडिट है तो उसको क्या कर दो, लेस कर दो। देखो इसकी मैंने डुअल एंट्री दिखाई थी आपको, देखो मैंने क्या कहा था, डेफर्ड टैक्स अगर दिख रहा है डेबिट हो रखा है तो उसको क्या करना है, ऐड करना है। आ जाओ फिर पॉइंट में, मैंने क्या कहा था, डेफर्ड टैक्स अगर क्रेडिट हो रखा है तो उसको क्या करना है, लेस करना है। तो ये डेफर्ड टैक्स क्या हो रखा है, क्रेडिट हो रखा है, देखो क्रेडिट्स की साइड दे रखा है, यानी कि क्रेडिट हो रखा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे लेस करना पड़ेगा। तो आ जाओ लेस कर लेते हैं, अब लेस कर लेते हैं 3.57 लैक्स। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब आओ एडिशनल इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से समझना, इसी में मेन गलती हुई है। ठीक, आओ, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉज बुक्स एज पर बुक्स, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस हुआ एज पर बुक्स। ठीक, डेप्रिसिएशन मिला एज पर इनकम टैक्स रूल। हमारे को पीजीबीपी वाली आदत है, पीजीबीपी वाली आदत क्या है, हम पीजीबीपी में क्या करते थे, कंपनीज एक्ट वाला डेप्रिसिएशन माइनस करते थे और डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट हम क्या कर देते थे, लेस कर देते थे। डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट वाला हटा देते थे पहले, उसको प्लस करते थे, और इनकम टैक्स वाला क्या करते थे, हम माइनस करते थे। पीजीबीपी में चलता था। मैट कहता हम तो इनकम टैक्स की बात ही नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने तो पहले ही ओवरराइड कर दिया है। मैंने ये देखो शुरुआत में ही समझाया था कि इट ओवरराइड्स द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मैंने यही बताया था, ये नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज के साथ शुरू होता है 115 जेबी, यानी कि ओवरराइड करता है द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट को। तो इनकम टैक्स एक्ट में जो कह रखी है ना, जो पीजीबीपी चैप्टर में कह रखा है वो मत करना। देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की हम जब बात करते हैं ना तो क्या कह रखा है, टोटली डेबिटेड टू द पीएनएल एड में। और आ जाओ सब्ट्रैक्शन में, देखो क्या कह रखा है, डेबिटेड, डेबिटेड का टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, पीएनएल में कितना डेबिट है सब कुछ यहाँ पर किसके हिसाब से देखना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से देखना है, किसके हिसाब से नहीं देखना, किसके हिसाब से नहीं देखना, हमारे को इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बिल्कुल नहीं देखना। अगर मैट का क्वेश्चन हो सिर्फ और सिर्फ मैट कैलकुलेट करना है तो, और वहां पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कुछ चीज दे रखी है, टोटली इग्नोर करके चलोगे, आप उसे क्या करोगे, टोटली इग्नोर करके चलोगे। इज दिस क्लियर। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर किसका दे रखा है, इस पर इनकम टैक्स रूल्स दे रखा है, तो इसको क्या करके चलना है, हमारे को इग्नोर करके चलना है। तो इसको इग्नोर करते हैं। अभी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉज वाली एडजस्टमेंट पे आते हैं अभी। ठीक, फिर आगे देखो क्या कहता है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बुक्स, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस एज पर इनकम टैक्स लॉ। ये भी इनकम टैक्स की बात कर रहा है तो इग्नोर करो, कुछ भी इनकम टैक्स के हिसाब से तो नहीं होगा। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स लॉ, इग्नोर करो, किसी मतलब का नहीं है।
अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, ये मिल गया। अब देखो क्या मिला, हमारे को मिला बुक ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस मिला एज पर बुक्स, और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन मिला एज पर बुक्स। मैंने क्या बताया था, ये दोनों में से कोई एक, विच एवर इज लेस, आपको अलाउड होगा और नहीं। सिर्फ दो कंडीशन है जिसमें दोनों अलाउड होते हैं। वो दोनों कंडीशन क्या है, एक तो अगर आपकी कंपनी सीआईआरपी प्रोसेस अंडर अंडर आईबीसी कोड चली गई हो, 2016 अगर आपकी कंपनी चली गई हो सीआईआरपी प्रोसेस में, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में, तो मिलता है। और दूसरा, सीजी ने अगर एप्लीकेशन दी हो एनसीएलटी को और कहा हो कि इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंड कर दो, और एक नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर सीजी बैठा दे, तो उस केस में भी दोनों मिल जाते हैं, अलाउड हो जाते हैं, एग्रीगेट अमाउंट अलाउड होता है। बट विच एवर इज लेस, अदरवाइज हर केस में क्या होगा, विच एवर इज लेस। तो अब देखो 8.75 और नील, कौन सा लेस है, लेस नील है ना, तो नील लेस करो, लेस जीरो। तो अब इसको भी आपको क्या करके चलना पड़ेगा, इसको भी अब हमारे को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें और इसमें विच एवर इज लोअर लेकर चलना पड़ता है। देख लो, नोट से भी दिखा देता हूं एक बार आपको। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट, दोनों कैसे होने चाहिए, एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, विच एवर इज लेस। क्या होगा, विच एवर इज लेस ही आपको मिलके चलेगा। और मैंने देखो इस पर स्पेसिफिकली लिखा भी है, नॉट एज पर आईटी एक्ट। आईटी एक्ट यानी कि इनकम टैक्स एक्ट को भूल जाओ। फिर दो एग्रीगेट, दोनों मतलब दो केसेस बताए जहाँ पे एग्रीगेट अमाउंट मिल जाएगा, वही बताया आईबीसी वाला, और जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड कर दिए गए हो और सीजी ने क्या किया हो, नो न्यू बोर्ड को बैठा दिया हो, तब आपको एग्रीगेट अमाउंट मिलता है। इज दिस क्लियर? तो ये चीज तो क्लियर हो गई। अब इसमें एक एडजस्टमेंट बचती है मुझे, अगर सब मैंने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया तो दिक्कत है, क्योंकि पीजी, क्योंकि आपको क्या है, कम मैंने उसमें भी बताया था, अपने लेक्चर में भी बताया था कि आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना होता है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपने 34 लाख ऐड तो कर दिए, तो क्या मतलब इस बार आप कोई डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी नहीं दोगे हमारे को। मैंने बताया था इसमें, यहाँ पर क्या है, देखो आओ, डेप्रिसिएशन डेबिट देखना है एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन कंपोनेंट, रिवैल्यूएशन कंपोनेंट को छोड़ के क्या देखना है, डेप्रिसिएशन जो डेबिट हो रखा है उसको क्या करना है, आपको लेस करना है। तो जो डेप्रिसिएशन डेबिट हो रखा है एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन कंपोनेंट, तो देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी रिवैल्यूएशन कंपोनेंट की कहीं बात की गई है, नहीं की गई है। तो यानी कि सारा का सारा डेप्रिसिएशन जो यहाँ पर डेबिट हो रखा है 34 लाख, वो पूरा का पूरा एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन की बात की गई है, पूरा एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन है। तो यानी कि जितना ऐड किया था उतना ही अब क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। यही एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी जिसमें बच्चों ने गलती करी। बच्चों ने गलती से क्या किया, ये पूरा 42 लैक्स क्या कर दिया, ये पूरा का पूरा 42 लैक्स उन्होंने कर दिया माइनस, जो पूरा 42 नहीं करना था। पहली बात तो इसको तो आप देख ही नहीं सकते, ये एज पर रूल्स है, एज पर इनकम टैक्स है, ये तो आप भूल ही जाओ, इसको तो देख ही नहीं सकते। बस आपको माइनस क्या करना था, 34 ही आपको माइनस करना था। माइनस कर दो 34, तो आंसर क्या आया, देखो 89 है, 89 प्लस 34 प्लस 3.5 प्लस 2.75 प्लस 5 माइनस 3.57 माइनस 34, तो आंसर आता है आपका 96.68 लैक्स। ठीक, 96.68 लैक्स। इस पर करो 15%, क्योंकि बुक प्रॉफिट का आपको क्या करना पड़ता है, 15% करना पड़ता है ना। इसका करो 15%, ये आता है आपका 14.502, 14.502 लैक्स। ओके, इसमें अब आप करोगे 4%, सेस भी ऐड करोगे, प्लस 4% किया, तो आपका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, आपका आना चाहिए 15.08208 लैक्स। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ये आपका फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? मैं आपको एक बार आईसीआई के सजेस्टेड सॉल्यूशन से भी दिखा देता हूँ। ये आओ देखो, ये आईसीआई का नवंबर 23 का क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन पेपर है। इसमें आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, उसका ए अभी हमने यही वाला क्वेश्चन किया है, ठीक। आ जाओ इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो आईसीआई ने क्या सॉल्यूशन दिया है, 89 में क्या ऐड किया है, 34 ऐड किया है, 3.50 ऐड किया है, वही हमने किया था, ठीक। 2.75 5 लाख टोटल ये आया। 34 देखो डेप्रिसिएशन यहाँ भी इन्होंने क्या माइनस किया है, 34 माइनस किया है। इज दिस क्लियर? डेफर्ड टैक्स क्रेडिट माइनस किया है, बाकी यहाँ पे कुछ माइनस किया नहीं है। 96.68 इन्होंने क्या निकाला है, आंसर निकाला है। मैं आपको दिखा दूं, अपना भी आंसर यही था, 96.68। एक सेकेंड, देखो क्या रहा है अपना भी आंसर, 96
6.68 लैक्स, इतना ही आ रहा है। हमारा आंसर क्या आ रहा है इसमें? 15.08208 लैक्स। इनका आंसर देख लेते हैं। 15.0820210 लैक्स। इज दिस क्लियर? ये 15,08,210, इतना ही अपना आंसर था। अपना आंसर इतना आ रहा है, 15,08,208। वो राउंड ऑफ करोगे, ये आंसर है, इसको राउंड ऑफ करोगे तो इतना आंसर आ जाए। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? इतना सा ये क्वेश्चन था, समझ आया ना? कहीं भी कोई दिक्कत हो, इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लेना। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप मतलब मुझसे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। और अगर मुझे किसी को मुझसे डायरेक्टली ही कनेक्ट करना है तो मेरा ये हैंडल है टेलीग्राम पर, आप इस पर भी मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, वैभव बंसल DT। इस पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करेंगे तो वो डायरेक्ट मैसेज मेरे पास आएगा। इस दिस लिए वो ये मेरा पर्सनल कांटेक्ट है, वैभव बंसल DT पर जाके आप करेंगे तो इस पर आप मुझसे डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं। इज दिस क्लियर? और अगर आपने अभी तक हमारे DT एग्जामिनेशन सीरीज नहीं देखी है तो उस पर हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। मैट भी कंप्लीट कर दिया हमने, टैक्स टैक्स ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन भी कंप्लीट कर दिया है हमने, एंड हमने उसमें डबल टैक्सेशन रिलीफ भी कंप्लीट कर दिया है। उन चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लीजिए, और जो लोग देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर कीजिए, उसको और फैलाइए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देख के उसका बेनिफिट ले सकें। और इस बार नवंबर 24 में हम लोग अच्छे से एग्जामिशन लेकर आए DT के सब्जेक्ट में। इज दिस क्लियर? सो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर।